हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे म्यूकोरमाइकोसिस जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमनली आजकल देखने में आ रही है के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एज अ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखा जा रहा है। इसको हम ROCM राइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये नाक जो कि राइनो पार्ट है, ऑक्यूलो जो कि आँख का पार्ट है, और दिमाग यानी सेरिब्रल पार्ट को इन्वॉल्व करता है। इसका मोड ऑफ एंट्री सबसे पहले नाक के थ्रू ही होता है। ये सीधे आँख या दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करता है। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? तो जैसा कि हम सब आजकल पढ़ने में आ रहा है, आप सब ने भी सुना होगी, लॉन्ग टर्म यूज़ इनएडवर्टेंट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। जैसे कि बहुत ही हाई डोज के अंदर और लॉन्ग टर्म अगर स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाए तो उन केसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। दूसरा, जिनका बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल होता है, जो कि पोस्ट कोविड लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड की भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और जिन पेशेंट्स के अंदर लॉन्गर ICU स्टे होता है, उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। जो पेशेंट ICU के अंदर रुकेगा तो उसमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स भी चलेंगे और वहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ICU सेटिंग्स के अंदर इसको कॉमनली देखा गया है। दूसरा, ये एक अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन है, ये हर जगह मौजूद है। नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इस इन्फेक्शन को या इस फंगस को हमारी इम्यूनिटी ग्रो नहीं करने देती। जब हमारी इम्यूनिटी शरीर की बहुत कम हो जाती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारे अंदर इफेक्ट अपना दिखाने लगता है और हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। इम्यूनिटी किस कंडीशन के अंदर लोअर हो सकती है? पहली चीज़ है जैसे कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, पेशेंट्स ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट, पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर, HIV वाले पेशेंट्स के अंदर, पेशेंट्स जिनको रिसेंटली टॉसिलिजुमैब या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लगी है, वो उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत कॉमनली देखा गया है। सेकेंडली, ये देखा गया है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर, अगर हम उसको ढंग से साफ़ नहीं करते हैं या अनहाइजीनिक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, या उसमें हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी को अगर हम गंदा टैप वाटर ले लें और उसी कंसनट्रेटर की फ्यूम्स अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी सांस में इस फंगस के जाने के चांस रहता है। इसलिए हमेशा साफ पानी, बॉइल्ड वाटर ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के अंदर यूज़ करना चाहिए। दूसरा, ये भी देखा गया है जिन पेशेंट्स के अंदर जो कि अनडायग्नोस्ड पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस थे, जिनको डायबिटीज़ नहीं था लेकिन कोरोना होने के कारण से जिनको शुगर लगा, जिनको स्टेरॉइड्स चालू किए गए और उनका ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग स्टेरॉइड थेरेपी ज़्यादा हो गया, उनके अंदर भी ये कॉमनली देखने में आ रहा है। उनमें भी कई केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। तीसरा, देखने में आया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी जिनको लगी है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, उनमें भी ये बहुत कॉमनली देखने में आया है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि पोस्ट कोविड जब हम स्टेरॉइड थेरेपी के बाद में इस चेहरे के अंदर हमें डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होना, नेज़ल कंजेशन होना, नाक के अंदर से खून आना, चेहरे के ऊपर फुलनेस की या पेन की सेंसेशन होना, और आँख के अंदर सोजन आ जाना, पलक का गिर जाना, आँख का बाहर आ जाना, आँख के चारों ओर सोजन हो जाना, आँख के चारों ओर की हड्डी में दर्द उठना, खाना खाते वक्त दांतों के अंदर दर्द उठना, चेहरे के अंदर रंग बदलना या काला पड़ जाना चेहरे का, मुंह के अंदर तालू का काला पड़ जाना और खाते वक्त दर्द होना, आँखों की मूवमेंट्स का बंद हो जाना, एक या दोनों आँखों का, और हमारे चेहरे पे हाथ लगाने पे दर्द होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। डायग्नोसिस के लिए ENT सर्जन सबसे पहला वो डॉक्टर होता है जो कि इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाता है। कभी कभार ये आंखों के डॉक्टर के पास में भी आते हैं, लेकिन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ENT सर्जन के द्वारा ही किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए हम नेज़ल स्वैब ले सकते हैं और उसमें KH माउंट के अंदर इस फंगस को ग्रो करा जा सकता है।
कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए नेजल बायोप्सी सबसे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बनता है। नाक के अंदर काले काले चिकत्ते धब्बे देखने को मिलते हैं। और साथ में हम कॉन्ट्रास्ट एनहांस MRI करा सकते हैं आँख का, और PNS जो हमारी नाक के जो साइनस हैं उनका MRI कॉन्ट्रास्ट एनहांस MRI करा सकते हैं, जिसमें कि ये क्योंकि एक एंजियो इन्वेजिव फंगस होता है, इसलिए ये फंगस जो जहाँ पे भी ग्रो करता है वो पोर्शन पूरा काला आता है MRI के ऊपर, और ये नाक की और आँख की हड्डियों को इन्वॉल्व कर लेता है पूरी तरीके से। इसलिए इस डिजीज़ को अगर हम अर्ली फेज के अंदर पकड़ लेते हैं तो दवाइयों से, जो बाज़ार में अवेलेबल दवाइयाँ हैं, जो नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं, अभी इसका शॉर्टेज चल रहा है, सरकार उनको खरीद रही है, उनसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट की जान और पेशेंट की आँख को बचा सकते हैं। नहीं तो पेशेंट की आँख की नज़र ज्योति जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और नज़र जाने के बाद में ये फंगस सीधा दिमाग के अंदर घुसता है। उसके बाद पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना बहुत असंभव बात होती है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम और CBC करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, बेसलाइन ECG करा सकते हैं, PCR टाइप टेस्ट करा सकते हैं, और शुगर की जांच करा सकते हैं, HbA1c जिसे बोलते हैं। ये सब बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस इलाज चालू करने से पहले हमें करवा लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट के अंदर जैसा कि हम आजकल सुनने में आ रहा है, पोसाकोनाजोल या लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B, जिसका कि हमारे रीनल के ऊपर इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B का ही यूज़ करना चाहिए हमें इसमें बीमारी के अंदर। और भी कई तरीके की न्यू और एंटीफंगल दवाइयां हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में उतनी सुविधा अनुसार उपलब्ध नहीं है। दूसरा, अगर हम नाक की हड्डियां इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इसमें हम नेज़ल डिब्राइडमेंट एंडोस्कोपिक नेज़ल डिब्राइडमेंट रूट से एंडोनेज़ल डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, जिससे कि इस फंगस का लोड हमें कम करना है सर्जरी से, और बाद में हम एंटीफंगल दवाइयाँ दे के उस फंगस को हमें जड़ से ख़त्म करना है। अगर एक बार आँख इन्वॉल्व हो गई और आँख के अंदर अगर कोई यूज़फुल विजन नहीं है तो फिर हमें उसके अंदर सर्जरी से आँख और नाक की हड्डियों को निकालना पड़ता है। इसीलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पेशेंट की आँख को बचाया जा सके। इस बीमारी में सबसे ज़रूरी बात यह है, कोरोना होने के बाद में हमेशा अपना कोरोना टेस्ट कराएं। स्पेसिफिकली ये गाँवों के अंदर देखने में आ रहा है कि गाँव वाले अपना RT-PCR जांच नहीं कराते हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम मानते हुए इसको ये लोग नॉर्मल किसी भी लोकल डॉक्टर या RMP से इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग स्टेरॉयड ही खिलाते हैं उन लोगों को, या इंजेक्शन स्टेरॉयड के भी लगा देते हैं, जिसके कारण से शुगर का लेवल बढ़ जाता है और पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरीके के हम कई केसेस अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल, और ये देखने में आ रहा है गाँवों में लोग RT-PCR टेस्ट करवाने से घबरा रहे हैं। दोस्तों, मैं स्पेसिफिकली ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही लक्षण दिखें सबसे पहली चीज़ अपनी RT-PCR कराएं और किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही इलाज लें। गाँव में किसी भी RMP से इलाज नहीं लें, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकता है।